नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राजन से मैं राजन कुमार। आज से हम लोग पीपीएससी का मिनी टेस्ट चला रहे हैं, जो आपको बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सीडीपी हो, बीपीएससी हो, उसके लिए मुख्य रूप से फ़ायदेमंद होगा। और अनपीसीएस लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उसमें आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा। और बिहार एसआई में आपको मेरिट बनाने में ये सब क्वेश्चन हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मामूली आदमी से बनेगा नहीं। ठीक, तो आराम से आप लोग 25 क्वेश्चन बनाइए और बताइए कितने नंबर आए। सप्ताह में 3 टेस्ट आएंगे अभी, और पीटी के एग्ज़ाम का जब घोषणा हो जाएगा, मेंस एग्ज़ाम बीत जाएंगे, उसके बाद सप्ताह में हम एक टेस्ट आप लोग को फ्री देंगे। मतलब एक सेट सप्ताह में हम लोग बनाए लाएंगे रविवार का रविवार। वो क्वेश्चन का क्वालिटी होगा जो बीपीएससी के थ्रू पूछा जाएगा। अतः हमसे जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। इस क्वेश्चन डिस्कशन में जो 25 क्वेश्चन का है, आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिए और कोई जो आपको क्वेश्चन डिस्कशन करा रहे हैं या कराए हैं उनसे कंपेयर कीजिए। आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़िएगा और हमको सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, चलिए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है दोस्त कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। मतलब मिट्टी के जो हड़प्पा में बर्तन होते थे वो किस रंग का उपयोग होता था? मुख्य रूप से सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो एक तो आपको लाल रंग से बर्तन को मतलब पहले पका दिया जाता था, पकाने के बाद लाल रंग से उसको रंग दिया जाता था, रंगने के बाद में उसको ब्लैक रंग से क्या किया जाता, चित्रकारी किया जाता था। ठीक, तो मतलब लाल और काला रंग का प्रयोग किया जाता था। लेकिन इसमें क्या किया है, आपको लाल, नीला, हरा, नीला, पांडु, मतलब 4 लिपि हैं, 4 रंग का प्रयोग किया गया है, जिसमें आपको लाल आंसर आप लोग को लगा के आना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, या 2 से अधिक, ऐसे ऊपर में कोई भी आंसर आपको ऑप्शन है नहीं आपके पास अवेलेबल। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए? कहने का मतलब है कि एक तरफ संस्कृत, अपने सिक्का में संस्कृत भाषा का प्रयोग एक ही तरफ किए थे। कौन था वो? तो वे थे मोहम्मद गजनी। कौन थे? मोहम्मद गजनी। इन्होंने अपने सिक्कों में एक तरफ क्या था, एक तरफ आपको संस्कृत और दूसरी तरफ अरबी भाषा का प्रयोग किए थे। ठीक, चलिए, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहम्मद गजनी। आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आए थे? तो औरंगजेब के समय कौन यूरोपीय निम्न से भारत आए थे? तो सबसे पहले यूरोपियन यात्रियों को देखते हैं। तो इसमें एक नाम है आपको विलियम हॉकिंस और टॉमस रो। विलियम हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में भारत आए थे और टॉमस रो 1615 के आसपास भारत आए थे। और जहांगीर का जो शासनकाल है 1605 से लेकर 1627-28 तक है। तो देखिए, इसका मतलब विलियम हॉकिंस और टॉमस रो दोनों व्यक्ति जहांगीर के शासनकाल में आए थे। ठीक है, चलिए। अब एंटोनियो मोसेरोट जो है वो आपको अकबर के समय के समय भारत आए थे, अंग्रेज थे। पीटर मुंडी जो हैं वो आपको शाहजहाँ के समय भारत आए थे। मतलब चारों ऑप्शन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो औरंगजेब के समय भारत आए हो। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत के विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? मतलब भारत के बंगाल का विभाजन के विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व कौन किया था? तो आपको बंगाल का विभाजन जो 1605 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया था और 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसको 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911 ईस्वी में आपको दिल्ली बराबर में रद्द कर दिया गया। ठीक, तो इस बंगाल विभाजन के विरुद्ध में आंदोलन हुए थे जिसका नाम क्या था, स्वदेशी। तो प्रारंभ में जो आंदोलन हुए थे उसका आपको सूर्यनाथ बनर्जी के द्वारा नेतृत्व किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन में 16 अक्टूबर 1906 ईस्वी को कहा कि आप लोग रक्षाबंधन दिवस मनाइए। ठीक, आशुतोष मुखर्जी भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सुरेंद्र बनर्जी हो जाएगा। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। ठीक है, और समझौता दोनों में कब हो गया? 1616 ईस्वी में हो गया था। ठीक, सॉरी 1916 ईस्वी में हो गया था समझौता। ठीक, चलिए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए।
तथा उनमें उत्तर से दक्षिण सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, कोई भी आप लोग अध्ययन कीजिए ना, तो एटलस लेकर अध्ययन कीजिएगा तो आप लोग को बहुत अधिक फायदा होगा। क्वेश्चन भी बनेगा बिना याद किए हो, बहुत कम मतलब आपका एनर्जी खर्चा होगा, टेंशन कम होगा, माथा पर जरूर कम पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक, बहुत भूखते हैं हमेशा, तो आप लोग जब भी ऐसे चीज़ का अध्ययन कीजिए तो मैप से स्टडी कीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण से जाना है, मतलब उत्तर से दक्षिण हमको से जाना है। तो हम देखेंगे भारत जो है, मान लीजिए सपोज रफली हम भारत का नक्शा बना दे रहे हैं। ठीक है, ये भारत हो गया हमारा, प्रदेश भारत है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि निम्नलिखित पर्वत श्रेणी पर विचार कीजिए तो उनमें से उत्तर से दक्षिण के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क जो ऑप्शन है क्या है, विंध्य। तो आपको अरावली यहाँ पे मिलेगा। ठीक, विंध्य पर्वत यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको हम देखते हैं सतपुड़ा यहीं पे मिलेगा। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। ठीक, और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। उस तरह से आपको सतपुड़ा के दक्षिण से आपको ताप्ती नदी बहती है, इतना नहीं यहाँ से बहेगी। ठीक, इसके साथ साथ हम आते हैं तो अजंता जो हिल्स है महाराष्ट्र में इधर है। ठीक, तो ये हो गया अरावली हिल्स, ये हो गया विंध्याचल हिल्स, ये हो गया आपको ये वाला क्या हो गया ये, तो ये हो गया आपको सतपुड़ा हिल्स, और ये हो गया अजंता। तो उत्तर में तो सबसे पहले उत्तर हो जाएगा अरावली में, तब विंध्य होगा, तब क्या होगा, तब सतपुड़ा होगा, तब क्या होगा, अजंता होगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएंगे वो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए दीप्ति घाटी से होते हुए किस पठार से प्रभावित होती है। ठीक, दामोदर नदी जो हुगली नदी की सहायक नदी है, और हुगली नदी गंगा नदी से क्या हुई है, अलग होती है बंगाल में। ठीक, तो जो आपको दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए दीप्ति घाटी से होते हुए किस पठार से होकर बहती है, मतलब यहाँ पे यह बात निकल रहा है कि दीप्ति घाटी से दामोदर नदी के बाहर बहती है। दीप्ति घाटी क्या है, जब पहाड़ के बीच में धंसा हुआ कोई क्षेत्र होगा उससे नदी प्रवाहित होती है, उसी को हम दीप्ति घाटी कहते हैं। ठीक, तो दीप्ति घाटी से आपको बहती है दामोदर नदी, किस पठार से होकर बहती है, तो छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है। इसको भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक कोयला मिलता है। ठीक है दोस्तों, एशिया में निम्नलिखित में देशों में से कौन सा एक भू परिबद्ध देश है, तो इसमें से जो लाओस जो देश है वो आपको भूबद्ध है, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, बाकी सब देश जो है समुद्र से लगे हुए हैं। तो इसमें आपको 8 का आंसर क्या होगा, लाओस। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को जो था स्वीकृति प्रदान की गई थी, आपको कब बताइए, आपको 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक, 22 जुलाई 1900 आंसर हो जाएगा क्या, 24 जनवरी 1950 क्या, राष्ट्रगान। ठीक, सॉरी राष्ट्रगान, एक मिनट, राष्ट्रगान जो है दोस्त आपको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को आपको अपनाया गया था। कब, 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को आपको अपनाया गया राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रध्वज। ठीक, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रध्वज 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गान जो है 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 1911 ईस्वी में प्रथम बार राष्ट्रगान को गाया गया था। ठीक, चलिए तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे आंसर। उस तरह से 26 नवंबर कोई डेट नहीं है, 26 जनवरी जो है 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक, चलिए इस तरह से इसमें आंसर जो हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, 22 जुलाई 1947 को। आगे हम बढ़ते हैं। राज्यपाल संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। और राज्यपाल जो होते हैं संविधान के अंतर्गत आपको राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश पर गठन किया गया था, तो संथामन समिति। संथामन समिति का गठन आपको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा किया गया था 1962 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, और 64 ईस्वी में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया, जिसको हम लोग CBC के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ समिति है जिसका नाम आप लोग ख्याल आता होगा, जैसे दिनेश गोस्वामी समिति है, तारकुंडे समिति है। दोनों समिति का आपको संबंध है चुनाव सुधार से, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है। उस तरह से कुछ अन्य समितियाँ जो है चुनाव सुधार से, वो है बोहरा समिति। कौन है दोस्त, बोहरा समिति। उस तरह से इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक, ये चारों समिति के नाम याद रखिएगा, और डीप में याद रखना है तो याद रखिए कि इंद्रजीत गुप्ता समिति वित्तीय सुधार के लिए, वित्त का प्रबंधन करने के लिए
चुनाव के लिए गठित किया गया था। बोहरा समिति अपराध चुनाव में अपराधीकरण को रोकने के लिए गठित किया गया था। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है नरसिम्हन समिति, उनका संबंध क्या है, बैंकिंग से है। नरसिम्हन समिति 1 और 2 होता है। 1 का गठन 1991 ईस्वी में गठन किया गया था और 2 का 1998 में गठन किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अब आते हैं स्थानीय निकायों में चुनाव को संपन्न कौन कराता है। तो स्थानीय निकायों में चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। और भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के तहत गठित किया गया था। और भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है आपको संसद, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन लोगों का चुनाव संपन्न करवाता है। ठीक, और राज्य में जो पंचायती चुनाव होते हैं उसका संपन्न राज्य निर्वाचन के द्वारा किया जाता है। ठीक, दोनों संवैधानिक आयोग है। चलिए आगे आते हैं। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य से उत्पन्न ऊष्मा का स्रोत जो होता है आपको पता है कि नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। मोती मुख्य रूप से बना होता है। मोती जो होता है मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। मोस्ट विवेक क्वेश्चन है, क्या चीज से मोती बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। और खनिज का नाम क्या है, तो खनिज का जो नाम है दोस्त इसके वो है आपको एरागोनाइट। क्या नाम है, एरागोनाइट। ठीक, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध क्या है। तो गोल्डन आवर जो होता है 1 घंटा का वैसा, मतलब दुर्घटना कोई भी घटना होता है उसके 1 घंटा का वैसा समय जिसमें कि किसी व्यक्ति को इलाज के लिए करना जरूरी होता है। तो इसमें आपको हृदयघात आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ जो दुर्घटना किसी को होता है तो उसके लिए 1 घंटा आपको गोल्डन आवर्स होता है। उस समय अगर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराया जाता है तो मरीज की जान बच सकती है। इसीलिए चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध हृदयघात से है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, आप ही लोग बताइए। तो प्राथमिक क्षेत्र होता है, द्वितीय क्षेत्र होता है, तृतीयक क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित आता है, खनन गतिविधि आती है, वैसे चीज़ जो आपको प्राकृतिक से मुक्त मिलते हैं यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरे नंबर में आपको विनिर्माण से संबंधित चीज़ आ जाएगा, निर्माण और विनिर्माण से संबंधित चीज़ आ जाएगा। और तीसरे सेक्टर में सेवा से संबंधित सर्विस आएगा, जो दोनों को प्रथम और द्वितीय को चलाने का काम करते हैं, जैसे लॉकडाउन इंजीनियर, परिवहन सर्विस। ठीक, ये सब लोग आ जाएंगे। सॉफ्टवेयर उद्योग ये सब आ जाएगा। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्र जो होता है जीडीपी में का योगदान बढ़ते जाता है। ठीक, और प्राथमिक सेक्टर का घटते जाता है। ठीक, तो जो देश सबसे अधिक विकसित होगा वहाँ पे प्राथमिक सेक्टर का योगदान बहुत कम होगा जैसे अमेरिका का, और तृतीय सेक्टर का योगदान बहुत अधिक होगा। ठीक, चलिए केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध क्या चीज़ से था। तो केलकर जो समिति था वो बना था कर सुधार के संबंध। ठीक, इसके साथ साथ एक और समिति बनी थी जो आपको कर से संबंधित, सुधार से संबंधित थी। उसका नाम क्या था, चेल्लैया समिति। क्या नाम था, चेल्लैया समिति। ये आपको 1993-94 के आसपास गठित हुआ था और केलकर समिति का गठन आपको 2002 के आसपास हुआ था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। ये क्वेश्चन मस्ट भी है, इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। ठीक, तो सबसे अधिक जो योगदान होता है राजकोषीय घाटा का होता है, कोई भी घाटा है भारत सरकार में। अब राजकोषीय घाटा जो होता है सभी चीज़ों को सम्मिलित किए रहता है, इसीलिए बड़ा होता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म आए हैं, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, आय व्यय घाटा, राजकोषीय घाटा। ये क्या होता है आप लोग को बताते हैं। राजस्व घाटा जो होता है आपको सरकार का राजस्व आय और राजस्व व्यय को माइनस कर दीजिए, अगर घाटा लगता है आय से अगर व्यय ज़्यादा हो गया तो इसको घाटा कहेंगे। ठीक, अब राजकोषीय राजस्व आय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, हम आप लोग को इकोनॉमिक्स में बताएंगे लुसेंट के वीडियो में, वहाँ पे आपको डिटेल से नहीं लिखा होगा लेकिन हम वहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे चर्चा करेंगे, लंबा हो जाएगा। और उसी तरह से प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो प्राथमिक घाटा जो होता है राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान की राशि आप लोग घटा दीजिएगा तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। ठीक, और राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा जो होता है, राजकोषीय घाटा जो होता है वो ध्यान से सुनिएगा। राजकोषीय घाटा में आपको राजस्व आय प्लस पूंजी आय, पूंजीगत आय, राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय जोड़ दीजिए एक साथ, तो माइनस कीजिए राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय, दोनों को जोड़ के क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए। अब जो घाटा आएगा वो राजकोषीय घाटा होगा। मतलब राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्लस पूंजी आय माइनस राजस्व प्लस पूंजी व्यय बराबर राजकोषीय घाटा। ये वृद्धि हो गया। ठीक, सबसे बड़ा हो गया। इसीलिए भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है, राजकोषीय घाटे का। चलिए
बिहार की चौड़ाई कितनी है? तो बिहार की चौड़ाई जो है दोस्तों आपको कितनी है बताइए आप लोग, बिहार की चौड़ाई कितनी है बताइए आप लोग? 345 किलोमीटर की 483 किलोमीटर। तो देखिए बिहार का मैप जो होगा ऐसे है, ठीक, मतलब रफली हम बना दिए ऐसे। तो यहाँ पे बिहार का जो चौड़ाई होगा आपको 345 किलोमीटर होगा और लंबाई जो होगा 483 किलोमीटर होता है। जो सबसे बड़ा होता है उसको लंबाई कहते हैं, जो आपको छोटा होता है चौड़ाई कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिला का न्यूनतम साक्षरता दर है? बिहार के किस जिला का न्यूनतम साक्षरता दर है? तो बिहार के जो पूर्णिया जिला है उसका साक्षरता दर सबसे कम है और रोहतास जिला का साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अमर सिंह 1857 के समय किस क्षेत्र में विद्रोह किए थे? तो अमर सिंह जो थे आपको बिहार के में विद्रोह किए थे, तो एक नंबर ऑप्शन सी है। इसके साथ में बिहार के आरा क्षेत्र में अपने भाई वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ में। तो आपको 1 और 4 दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कीर्तिलता पदावली नामक रचना किनकी है? तो कीर्तिलता और पदावली जो नामक रचना है वो विद्यापति की रचना है। विद्यापति मैथिली भाषा के कवि है। उसके साथ साथ देविकीनंदी खत्री जो है आपको चंद्रकांता नामक उपन्यास लिखी है। और बाबा नागार्जुन जो है आपको इनको हम लोग वैद्यनाथ मिश्र मतलब मूल नाम है इनका, फेमस बाबा नागार्जुन से हुए हैं। ये आपको मैथिली भाषा और हिंदी भाषा के कवि हैं, बिहार के कवि हैं। हजार हजार बाहों वाली इनकी कृति है, ठीक। और राहुल साकृत्यायन जो है वो आपको साम्यवादी नेता है, याद रखिएगा। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत फिक्स की है? मतलब 15वें वित्त आयोग ने 2020 से लेकर 26 तक 6 सालों के लिए सिफारिश किया है, जिसमें से 1 साल के लिए ऑलरेडी पहले ही सिफारिश कर दिया है 2020 से 21 तक, और फिर दोबारा 2021 से 26 तक सिफारिश किया है। मतलब कुल 6 सालों के लिए राजस्व आवंटन के लिए सिफारिश किया है। वैसे वित्त आयोग का गठन 5 साल के लिए होता है, लेकिन कोविड काल के कारण इसको 6 साल की सिफारिश मतलब आपको बढ़ा दिया गया है। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे NK सिंह थे, ठीक। और इन्होंने आपको कुल 41% राज्यों की हिस्सेदारी के लिए सिफारिश किया है और 1% जम्मू कश्मीर के लिए सिफारिश किया है, ठीक। तो याद रखिएगा राज्यों के लिए कितनी? तो 41% और जम्मू कश्मीर के लिए 1%, ठीक। और 14 वित्त आयोग जो थे वो आपको 42% राज्यों में राजस्व वितरण के लिए सिफारिश किए थे, याद रखिएगा, ठीक। और चलिए G20 के 2021 के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो 2021 का जो सम्मेलन होगा वो आपको इटली में होगा, और 2022 का जो सम्मेलन होगा वो इंडोनेशिया में होगा। 2023 का सम्मेलन जो होगा भारत में होगा, और 2020 वाला जो सम्मेलन था वो सऊदी अरब में हुआ था, ठीक। तो इस तरह से आप लोग आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कितना है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो होता है जिसमें भारत के रैंक कितना है? 131 है, ठीक। मानव विकास रिपोर्ट 3 आधार पर तैयार किए जाते हैं, ठीक। स्वास्थ्य मतलब जीवन प्रत्याशा और साक्षरता और प्रतिव्यक्तियाँ, तीनों को मिलाकर क्या किया जाता है? मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया जाता है। इसको UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है, UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। UNDP जिसकी स्थापना आपको मानव विकास रिपोर्ट जारी करने की सिफारिश महबूब हक ने दिया था, जो आपको पाकिस्तानी बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं। पहले पाकिस्तानी मतलब बाद में विभाजित हो गया तब बांग्लादेश बन गया। इनका सहयोग जो किए थे वो अमर्त्य सेन किए थे। इस प्रकार से हमारा मिनी टेस्ट जो है 25 सप्ताह में 3 आएंगे। आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन को क्वालिटी कैसा है कितना बताइए, और आप लोग का स्कोर कितना है ये भी बताइए। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आप लोग को रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।